नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। कृषि दर्शन में हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और खेती बाड़ी को फायदे का सौदा बना सकते हैं। इसी के साथ ही आज फिर हाजिर हुए हैं 3 सेगमेंट लेकर आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। पराली हमारे देश की बड़ी समस्या है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान जब पराली जलाते हैं तो इसका धुआं राजधानी दिल्ली पहुंचता है और ऐसे में सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इस समस्या को सरकार भी समझती है और पर्यावरणविद ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। समस्या आई तो इसका समाधान भी ढूंढा गया और आज के समय में कई ऐसे गांव हैं जो कि पूरी तरह से पराली मुक्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। सर्दी का मौसम और दिल्ली का प्रदूषण, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। पराली आग में घी डालने का काम करती है। जल्द ही धान की फसल पकने लगेगी और किसान अगली फसल बोने के लिए पराली जलाएंगे। ये धुआं उठकर दिल्ली तक पहुंचेगा और फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। हर साल और साल दर साल यही होता आया है। कई बार प्रदूषण का स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। इसमें पराली का योगदान भी कम नहीं होता। 1 नवंबर 2019 के दिन तो दिल्ली के प्रदूषण में पराली से उठे धुएं की हिस्सेदारी 46% तक पहुंच गई। पराली जलाना सिर्फ प्रदूषण की समस्या ही नहीं पैदा करता, बल्कि खुद किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है। उसमें मौजूद पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सरकार पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस कोशिश में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। आंकड़े बताते हैं कि 4500 के करीब गांव अब पराली जलाने की घटनाओं से मुक्त हो चुके हैं। ये सब किसानों की सहभागिता के बिना मुमकिन नहीं था। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसीलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम में आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगी। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हैं। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन मशीनों को किसान चाहे तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप। खेत में रखे लकड़ी के ये बक्से मामूली नहीं हैं। इनमें छुपा है सेहत का खजाना। सेहत का खजाना यानी शहद। दरअसल इन बक्सों में मधुमक्खियां पाली जा रही हैं। भारत में शहद की खासी मांग है। यही वजह है कि मधुमक्खी पालन का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। गांव में मधुमक्खी पालना आसान है, क्योंकि रस चूसने के लिए फूल चाहिए जो खेतों में मिल जाते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नजारा देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत इलाके शिमला का है। यहाँ कई किस्मों की मधुमक्खियां पाली जा रही हैं, जिनमें सबसे खास है सिहाना प्रजाति। खास इसलिए क्योंकि ये प्रजाति लुप्त हो रही थी और इसे बचाना बहुत जरूरी था। इसे पहाड़ी प्रजाति भी कहा जाता है और इसकी सबसे खास बात ये है कि 18 डिग्री से भी कम तापमान पर सक्रिय रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दी के दिनों में जब सरसों के फूल पूरे शबाब पर होते हैं, तब भी सिहाना अपना काम करती रहती है। इटालियन प्रजाति मेलिफेरा के साथ ऐसा नहीं है। ज्यादा 18 डिग्री से कम तापमान पर इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, जिसका सीधा असर शहद उत्पादन पर पड़ता है। वैसे मौसम की मार से मक्खियों को बचाने का एक और तरीका है पेड़ का मोटा लट्ठा। तरीका जरा पुराना है, पर है बड़े काम का। मेलिफेरा से ज़्यादा काम जो है ये सिराना हमारी बहुत एक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे सर्दी का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, जैसे पॉलिनेशन का टाइम आता है, जिस टाइम पॉलिनेशन टाइम आता है उस टाइम भी जो है ये तेज़ी से काम करती है। अगर ठंडा भी है, ठंडे मौसम के 18 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर 14-15 डिग्री तक ये जो है काम कर जाती है मेलिफेरा, जबकि 18 डिग्री से ऊपर ही काम करती है, जो इटालियन बीज है। मधुमक्खी पालन कामयाब व्यवसाय का रूप ले रहा है। बहुत से लोग इस काम से सालाना 25 से 30 लाख रुपए तक की आमदनी ले रहे हैं। मधुमक्खियों से सिर्फ शहद ही नहीं मिलता, बल्कि मोम, बी पॉलन, रॉयल जेली और मधुविष भी लिया जा सकता है। लाजवाब औषधि गुणों के कारण बी पॉलन के अच्छे दाम मिल जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इसे हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं। बक्सों में मधुमक्खियों के प्रवेश द्वार पर छोटा सा ट्रैप लगा दीजिए। बी पॉलन अपने आप इकट्ठा होता रहेगा। लास्ट ईयर हमने ये पोलन ट्रैप लगाए थे, अब ये दोबारा शुरू कर दिए हैं पोलन ट्रैप लगाने। इस तरह से हम पोलन ट्रैप फिट कर देते हैं और इससे पोलन एक्सट्रैक्ट होता है, जो हम पोलन इकट्ठा करते हैं और इस तरह से पोलन इकट्ठा हो जाएगा इनके शरीर से। और ये पोलन मार्केट में जो है 4 से 5 हज़ार रुपये किलो बिकता है, जो कि बहुत कम इसका प्राइस है। और बाहर जो दूसरे देशों में जब जाता है तो इसका प्राइस और ऊंचा हो जाता है। और ये पोलन डिस्पेंसर है। पोलन डिस्पेंसर इस पर हमने इस साल पहला जो ये पोलन डिस्पेंसर मैंने लगाया है पूरे इंडिया के अंदर, ये नौणी यूनिवर्सिटी से हमारे को जो है सपोर्ट किया था डॉक्टर हरीश शर्मा ने, और केवीके के थ्रू और हॉर्टिकल्चर के थ्रू हमने काफ़ी सारे कैंप किए यहाँ पर अपने एरिया में और लोगों को समझाया कि पोलन डिस्पेंसर क्या है, इससे फसल किस तरह से दुगनी होगी। तो ये भी हमने पोलन इसमें एंथर जो है पॉलिनाइजर वैरायटी के डाले और उससे जो है मधुमक्खियों के पैरों में जब मधुमक्खियाँ बाहर निकलती है तो पोलन डिस्पेंसर पे पोलन ग्रैन छूकर ही निकलती है पॉलिनाइजर वैरायटी का, कि जिस भी वैरायटी में जाए तो अच्छा पॉलिनेशन हमारे को मिलता है, अच्छी फसल जो है हमारे को मिल जाती है सेब से। अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो पहले प्रशिक्षण जरूर ले लें। सरकार की ओर से जगह जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहुत से कृषि विज्ञान केंद्रों में भी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप इस काम की बारीकियां सीखते जाएंगे, साथ ही जोखिमों से बचने का हुनर भी। मिसाल के तौर पर रिंगल यानी वॉस्प कीट को ही ले लीजिए। ये मधुमक्खियों का शत्रु है जो कॉलोनी से बाहर निकली रानी मक्खी को पकड़कर खा जाता है। इस पर लगाम लगाने के लिए आपको वॉस्प ट्रैप बनाने की कला आनी चाहिए। जो ये बनाया हमने, ये इसमें एप्पल विनेगर, आधा कप एप्पल विनेगर का है और 2 कप चीनी के हैं और 2 कप पानी है। इन तीनों को जो है मिक्स करके एक घोल बनाना है और आधा केले का छिलका इसमें डालना है। उसके बाद जब ये बन जाता है तो इसकी तरफ ये जो है एक लिक्विड फीड इस तरह की बन जाती है। अट्रैक्ट करता है एप्पल विनेगर। मार्च अप्रैल में कुछ भी बाहर सड़ा गला नहीं होता है, फल फ्रूट जो कि रिंगल को चाहिए होता है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सड़ी हुई जो इसको एक स्मेल मिल जाती है, उसके पीछे ये आते हुए ट्रैप में आता है। और जो क्वीन है मैन, उस टाइम उसकी एक क्वीन फाड़ा तो एक क्वीन मारी तो एक छत्ता जो है हमारा ख़त्म हो गया। एक क्वीन से एक छत्ता ख़त्म हो गया है। तो उस तरह से ये क्वीनें इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और इसके अंदर जो है विनेगर पड़ा है, विनेगर से अट्रैक्ट होकर इसके अंदर गई और उसके बाद ये जो है ख़त्म हो जाती है। शहद उत्पादन में रानी मक्खी का अलग ही रुतबा है। एक कॉलोनी में हजारों मधुमक्खियों के बीच रानी केवल एक ही होती है और यही पूर्ण रूप से मादा है। अंडे देने का काम इसी का है। बाकी मक्खियों से आकार में बड़ी होने की वजह से आसानी से पहचानी जा सकती है। इन मधुमक्खियों को गौर से देखिए। पीले धब्बे वाली मक्खी ही रानी है। शहद इकट्ठा करने की जिम्मेदारी श्रमिकों पर होती है। अगर रानी मक्खी मर जाए या कॉलोनी छोड़कर चली जाए तो शहद उत्पादन नहीं हो पाएगा। आज हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी रानी मक्खी इजाद कर ली है जो कॉलोनी छोड़कर नहीं जाती। आप चुनिंदा कॉलोनियों में अलग से रानी मक्खी पाल सकते हैं। अच्छी क्वालिटी नई रानियों में आनी चाहिए कि वो यहाँ से घर छोड़कर भी ना भागे। और कुछ और जो कमियां हैं वो बीमारियों से बचने वाली मधुमक्खियाँ, जो इस तरह की मधुमक्खियाँ जैसे हमारी सिलेक्टेड कॉलोनी है, इसी से हमने रानियाँ बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह के जो है अपने पास इक्विपमेंट चाहिए। हम इस तरह से नई रानियाँ तैयार करते हैं। ये हमारी नीडल है, इसे हम लार्वा जो है ग्राफ्ट करके उससे लार्वा लेकर इसमें हम इसको एंटर करते हैं और उसके बाद क्वीनलेस बॉक्स में देकर नई रानियाँ तैयार करते हैं। जो नई रानियाँ तैयार होती हैं उसको उसके बाद क्वीन केज में रखा जाता है बंद करके। और उसके बाद उसको जब हम कोई नई कॉलोनी, अच्छी कॉलोनी जब हमने बनानी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो उसको अच्छी क्वीन जो है हम यहाँ से देते हैं। अच्छी क्वीन देने के बावजूद जो है उसमें वो क्वालिटी आती है जो कि पिछले कॉलोनी में जो हम देखते हैं 2-3 साल से अच्छा काम कर रही है, अच्छा शहद हमारे को दे रही है, अच्छा जो है वो काटती भी कम है और जो है वो भागती भी कम है और इस तरह की जो बीमारियां भी हैं उनमें कम है। इस तरह की क्वीनें हम तैयार करते हैं और इस तरह से जो अच्छी क्वीन तैयार करने के बावजूद जो है उसको इस केज में रखते हैं। केज में रखने के बाद हम उसमें जो है बॉक्स में जो नई मधुमक्खियाँ हैं उनको दे देते हैं ताकि वो उसको जो है मार ना सके। इसके अंदर रखते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में जब वो अपने फिरामोन छोड़ देती हैं तो वो मधुमक्खियाँ उसको एक्सेप्ट कर देती हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद इसको खोल दिया जाता है और क्वीन जो है उसके बाद उसमें काम करना शुरू कर देती है और वो उसका नया परिवार बन जाता है। इस तरह से जो है मल्टीप्लाई का काम हम करते हैं। मधुमक्खी पालन साफ सुथरा काम है और शारीरिक मेहनत वाला भी नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा हुनरमंद बनना पड़ेगा। मेहनत का काम मधुमक्खियों पर छोड़ दीजिए। वो दूर दूर से फलों का रस लाएंगी और शहद तैयार करेंगी। आपको बस निगरानी रखनी है। और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना है। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना। देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है।
अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर के दिल्ली के आदर्श नगर तक के, और यह रेल किसानों के लिए डेडिकेटेड है। कितना इससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है, इसी संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। सर, आज जिस तरह से रेलवे का उद्घाटन किया गया है किसान रेल के, सर इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की थी बजट के अंदर कि 2 किसानों के लिए किसान रेल प्रारंभ की जाएगी, तो उसी कड़ी के अंदर ये दूसरी किसान रेल आज अनंतपुर से दिल्ली के लिए प्रारंभ की गई है। और माननीय मोदी जी की सरकार निरंतर किसानों के हित में निर्णय लेती जा रही है, चाहे वो एक्ट में परिवर्तन करना हो, चाहे किसानों के लिए सुविधा करना हो। तो ये 2022 तक हमारे किसानों की इनकम डबल करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर ये किसान रेल जो किसानों के लिए प्रारंभ की गई है, इसमें जो कृषि के हमारे उत्पाद हैं, जिसमें फल है, सब्जी है, अन्य उत्पाद है, वो इस रेल के माध्यम से कम किराए के अंदर किसानों को ये फसल अपने गंतव्य स्थान पर ले जा पाएंगे। तो इससे किसानों को निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पर उसको लाभ मिलेगा, जिससे कि किसान को सीधा लाभ होगा। तो आने वाले समय के अंदर ऐसे कई और निर्णय भी लिए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सौगात जो आज हमारे कृषि मंत्री माननीय तोमर साहब ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया ट्रेन को। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पीयूष जी गोयल साहब को, कि उन्होंने इस ट्रेन का आज प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और आने वाले टाइम के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि और भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमें किसान रेल की आवश्यकता है, उन स्थानों पर और किसान रेलें भी हम प्रारंभ करेंगे। ये जो रेल है एक राज्य से दूसरे राज्य जो गंतव्य स्थान है, प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक है, वहाँ से कई स्टेट से होकर के गुजरेगी ट्रेन है। तो वहाँ पर सर किसान अपने उत्पाद को कैसे ट्रेन में लाएंगे, उसके लिए किस तरह से व्यवस्था आपने किया है? इसकी वही व्यवस्था है, रेलवे स्टेशन के ऊपर ही किसान वहाँ लाएगा और वहाँ से अपने पार्सल के माध्यम से उसके अंदर डालेगा। और वहाँ से वो ट्रेन है सीधी जिस स्थान पर जाना, जैसा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उसके अनुसार ट्रेन जहाँ से वो माल लोड करेगा और जहाँ उनको ले जाना वहाँ पर वो ले जाके खाली करेगा। तो इस तरह से किसानों के लिए आज पूरे देश के अंदर ऐसे कई स्टेशन हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से किसान ट्रक के द्वारा या अन्य साधनों के माध्यम से वो ले जाता है, जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अधिक आता है। लेकिन ट्रेन से जब किसान अपने उत्पादन को लेके जाएगा तो उसमें हमने किराया भी कम रखा है। और किसानों की रेल है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये किसानों के लिए देश में पहली बार
ये प्रारंभ किया है। भारत आज़ाद होने के 74 साल बाद किसानों को ये रेल मिली है। तो निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय है और ये आने वाले टाइम के अंदर हमारे किसानों को ये इसका लाभ मिलेगा। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर भी सर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफ़ी कम है और फल फ्रूट से ज़्यादा है सर। वहाँ पर ख़राब होने की भी संभावना रहता है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। क्या सर फ्यूचर में वहाँ से भी कोई ट्रेन चलाने की कोई व्यवस्था है? ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं और वहाँ जो हिली स्टेशन है क्षेत्र है, तो वहाँ से लाने के लिए जहाँ ट्रेन पहुँचेगी वहाँ ट्रेन से भी होगा और जहाँ एयर से होगा तो वहाँ से किसानों के लिए किसान एयर के माध्यम से हम वो फ्लाइट भी चलाएंगे, तो उससे भी किसान उस उत्पादन को पहुँचेंगे। तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार, चाहे APMC एक्ट के अंदर सुधार करना हो, किसान एक देश एक बाज़ार करना हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, तो ऐसे कई फैसले हुए हैं। और कोविड के समय के अंदर किसानों को सही समय पर सही फसल का कटना हुआ हो, या आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा। किसान स्वयं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, खुद प्रोसेसिंग करके और एक्सपोर्ट भी करेगा। जहां उसको बेच अच्छी रेट मिलेगी वहां पर वो किसी भी राज्य के अंदर बेच पाएगा। पहली बार किसान आज़ाद हुआ है कि अपनी मंडी से बाहर भी अब किसान अपने उत्पादन को बेच सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि हमें किसानों को वो हर सारी सुविधाएं देंगे। चाहे उसके लिए हमारे को ट्रेन चलानी होगी तो हम ट्रेन उस स्थान से चलाएंगे, और जहां आवश्यकता, अगर फ्लाइट की आवश्यकता होगी तो वहां पर हम फ्लाइट से भी किसानों को सुविधा देंगे। ये किसानों के लिए आने वाले समय के अंदर सुविधा के साथ में लाभकारी भी होगा और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। मंडी कानून में जिस तरह से सर संशोधन किया गया है जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ये दोहरी सर किसान रेल जो चला करके फ़ायदा हो रहा है, क्या एक दूसरे के पूरक इसको माना जाए सर? हाँ, ये निश्चित रूप से कि पहले किसान अपनी मंडी में ही बेच सकता था, तो मंडी के अंदर उत्पादन बेचता था, तो उससे अब वो मंडी से बाहर बेचेगा। अगर किसी दूसरे राज्य के अंदर भी बेचेगा तो उसके लिए भी ये सुविधा हो जाएगी, उसको कम किराए के अंदर होगा। और दूसरा, ऐसे फल है, सब्जी है जो दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उसके अंदर भी ख़राब नहीं हो, इसके लिए वहाँ उसके बाकायदा पूरी ट्रेन एयर कंडीशन है, तो उसकी वजह से वो ख़राब भी नहीं होंगी। ये सारी सुविधाएं की गई। ट्रेन के अंदर भी हमने सुविधाएं दी है कि हमारा किसान का उत्पादन ख़राब भी नहीं हो। तो जिस तरह से कोल्ड स्टोरेज के अंदर जैसी व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था सारी उस ट्रेन के अंदर भी हमने की है। तो इसलिए किसानों के लिए मैंने कहा ना, सुविधा भी है और इससे किसानों को लाभ भी होगा। किसान भाइयों, इसी के साथ ही आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और प्रगति की राह से जुड़े रहें, इसी कामना के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।